आज का फाइट नाइट कार्ड बाकी फाइट नाइट कार्ड्स के कंपैरिजन में एक काफी अच्छा कार्ड गया एंड ऑल्सो ये कार्ड ऑडियंस के सामने हुआ। ये एपेक्स का कार्ड नहीं था तो ये भी काफी अच्छी बात रही और जिस वजह से फाइट्स ने डिलीवर किया उसकी वजह से ये कार्ड और भी फन हो गया। तो डायरेक्टली इस कार्ड का रिकैप करते हैं जहां पर मेन इवेंट की पहली फाइट के बारे में बात करें तो यहां पर वाल्डो कॉर्टेस ने रोपेलिस डिस्पेन को बीट करके सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पूरी फाइट में कॉर्टेस ने काफी स्मार्ट होकर फाइट की है जहां पर वो नॉट ओनली रोपेलिस डिस्पेन को ग्राउंड में लेके गया बट ऑल्सो उसे फीट में भी बिग पंचेस से अटैक किया और फाइट के बीच में हम देख सकते थे वो रोपेलिस डिस्पेन को ट्रोल भी करने लग पड़ा। रोपेलिस डिस्पेन एक काफी बड़ा बीस्ट है बट वो अभी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एक काफी न्यू फाइटर है और ये चीज इस फाइट में क्लियर होगी क्योंकि जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में गई हम देख सकते थे कि रोपेलिस डिस्पेन के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि वो वापस अपनी फीट में कैसे खड़ा हो। अभी तक रोपेलिस डिस्पेन अपने सारे ओपोनेंट्स को अंडर 1 मिनट ही नॉकआउट करते आ रहा है और यहां पर भी अगर हम पहले के 10 सेकंड में देखें तो रोपेलिस डिस्पेन कॉर्टेस के ऊपर एक बिग पंच को कनेक्ट करता है बट यहां पर वाल्डो कॉर्टेस की चिन भी काफी अच्छी थी क्योंकि उसने नॉट ओनली इस पंच को अपने फेस में क्लीन लिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द फाइट कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी जहां पर रोपेलिस डिस्पेन अपने पंचेस को कनेक्ट कर रहा था। उसने इवन फ्रंट किक भी कॉर्टेस की चिन पर लैंड की बट वाल्डो कॉर्टेस की चिन ने काफी अच्छे से होल्ड किया। वाल्डो कॉर्टेस ने एक काफी अच्छा गेम प्लान दिखाया बट इसी के साथ जो वो ट्रोल भी कर रहा था वो भी मैं बोलूंगा एक ह्यूज फाइट आईक्यू था क्योंकि जैसे ही रोपेलिस डिस्पेन उसे केज की साइड पुश कर रहा था तो वहां पर कॉर्टेस रोपेलिस डिस्पेन को टॉन्ट कर रहा था और बेसिकली रोपेलिस को राइल अप कर रहा था कि वो अपने पंचेस को थ्रो करे और जैसे ही रोपेलिस डिस्पेन ने अपने पंचेस को थ्रो किया तो बहुत ही आसानी से यहां पर वाल्डो कॉर्टेस ने उसके साथ क्लिंच किया और उसे ग्राउंड में लेके चले गया। ये पूरी फाइट ऐसी गई है बट राउंड 2 के बीच में एक ऐसी मूवमेंट भी आती है जहां पर वाल्डो कॉर्टेस भी रोपेलिस डिस्पेन के ऊपर पंचेस को लैंड करता है और वो इसलिए क्योंकि रोपेलिस डिस्पेन गैस आउट हो रहा था और अगर हम उसके फाइटिंग स्टाइल को देखें तो उसके दोनों हैंड्स कंप्लीटली डाउन रहते हैं। तो ओवरऑल एक काफी अच्छी फाइट वाल्डो कॉर्टेस से बट रोपेलिस डिस्पेन की बात करें जिसके पीछे अभी बहुत ही ज्यादा हाइप थी तो ये फाइट रोपेलिस के लिए एक जरा भी अच्छी लुक नहीं है क्योंकि अब पूरी हैवीवेट डिवीजन को पता लग गया है कि अगर वो रोपेलिस डिस्पेन को ग्राउंड में लेके जाते हैं तो उनके विन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट तो ये फाइट थी फेदरवेट डिवीजन की जहां पर शॉन वुडसन एक काफी क्लोज विन लेता है एलेक्स कैसेरेस के अगेंस्ट। अब इस फाइट में काफी पंचेस थ्रो किए गए बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही ऐसे कम पंचेस थे जो हैवी पंचेस मैं बोलूंगा और मोस्टली इस पूरी फाइट में लाइट पंचेस थ्रो हुए। दोनों फाइटर्स ने काफी टेक्निकल होकर फाइट की है बट एंड में शॉन वुडसन इस फाइट को विन कर लेता है। जहां पर मैंने स्टैट्स को नहीं देखा है बट मुझे लगता है कि शॉन वुडसन ने ज्यादा पंचेस और इवन सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को भी ज्यादा थ्रो किया है एज कंपेयर टू एलेक्स कैसेरेस। शॉन वुडसन की बॉडी में बोलूंगा थोड़ी अजीब है दिखने में और इसीलिए उसकी लेग्स और आर्म्स की रीच बहुत ही ज्यादा लगती है और इसका शॉन वुडसन एडवांटेज भी लेता है क्योंकि एलेक्स कैसेरेस के फर्स्ट और थर्ड राउंड में हम देख सकते थे कि शॉन वुडसन अपने जैब को ज्यादा यूज कर रहा है, वो थोड़ी बहुत लेग किक्स को भी थ्रो कर रहा है और वो हमेशा डिस्टेंस में रह रहा है ताकि वो अपनी रीच के एडवांटेज ले सके। बट एलेक्स कैसेरेस की बात करें तो उसका फाइटिंग स्टाइल मुझे काफी अच्छा लगता है जहां पर राउंड 1 हारने के बाद एलेक्स राउंड 2 में काफी अच्छा कमबैक करता है जिधर वो शॉन वुडसन को पुश बैक करता है और इस पूरी फाइट में एलेक्स कैसेरेस का जो सबसे बेस्ट पंच कॉम्बिनेशन था वो उसका आ रहा था जब वो सबसे पहले शॉन वुडसन की बॉडी को टारगेट कर रहा था और अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करते हुए वो लगातार बॉडी के बाद हेड को भी टारगेट करने लग पड़ा था और ये पंचेस कनेक्ट भी हो रहे थे। बट राउंड 3 में हम देख सकते थे कि इतनी ज्यादा एक्टिविटी दिखाने के बाद एलेक्स कैसेरेस थोड़ा स्लो डाउन हो गया और यहां पर शॉन वुडसन ने फिर से अपने डिस्टेंस को मैनेज किया और अपनी रीच की एडवांटेज लेते हुए डिस्टेंस में एलेक्स कैसेरेस को बीट करने लग पड़ा। इसीलिए एंड ऑफ द फाइट में वो इस फाइट को विन कर लेता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज फाइट थी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट तो ये फाइट थी लाइट वेट डिवीजन की जहां पर डिएगो फेरेरा ने इस फाइट में कमबैक किया और मैथ्यूज रेबेस्की को लेट राउंड नॉकआउट कर दिया। राउंड 1 की बात करें तो यहां पर मैथ्यूज रेबेस्की ने ऑलमोस्ट डिएगो फेरेरा को डोमिनेट किया है जहां पर उसने लगातार अपने पंचेस से डिएगो को हर्ट किया। वो डिएगो फेरेरा को चार्ज कर रहा था, वो जो भी पंचेस को थ्रो कर रहा था वो पूरी एनर्जी लगा दे रहा था, वो काफी अच्छे फेंट्स भी कर रहा था और इसी के चलते राउंड 1 में ही हम देख सकते थे कि जब मैथ्यूज रेबेस्की ने एक बिग लेफ्ट पंच को कनेक्ट किया तो डिएगो फेरेरा नॉकडाउन हो गया और ये फाइट काफी क्लोज आ गई थी स्टॉप होने के बट समहाउ डिएगो फेरेरा सर्वाइव करता है और राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि फाइट का पूरा मोमेंटम चेंज होने लग पड़ा। राउंड 2 की स्टार्टिंग में भी मैथ्यूज रेबेस्की बिग पंचेस कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था और ये उसकी
की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही मैथ्यूज रेबेस्की ने अपने इन्हीं पंचेस में सारा गैस टैंक यूज कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गया। वेरेस डिएगो फेरेरा की बात करें तो वो इस पूरी फाइट में ज्यादा टेक्निकल रहा। वो ट्राई कर रहा था कि वो मैथ्यूज के साथ डिस्टेंस को मेंटेन करे और अपने जैब को लगातार थ्रो करते रहे, और इवन जब मैथ्यूज रेबेस्की उसके ऊपर चार्ज कर रहा था तो तब भी हम देख सकते थे कि डिएगो फेरेरा अपने एक या फिर दो पंचेस कनेक्ट कर दे रहा था, जो बेशक लाइट पंचेस थे, बट अगर इस पूरी फाइट का कोर्स देखें तो वो पंचेस एड अप होते रहे और हम मैथ्यूज रेबेस्की के फेस को देख सकते थे कि उसकी दोनों आईज स्वेल कर गई थी। इवन जब फाइट ग्राउंड में भी गई तो वहां पर भी डिएगो ने अपनी एल्बोस को थ्रो करना बंद नहीं किया, और राउंड 2 के एंड में हम देख सकते थे कि मैथ्यूज रेबेस्की की राइट आई ऑलमोस्ट शट हो गई है, और ये चीज देखने के बाद इवन रेफरी को डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा मैथ्यूज रेबेस्की की आई को चेक करने के लिए। राउंड 3 आते आते मैथ्यूज रेबेस्की पूरी तरीके से गैस आउट हो गया था, उसके बाद जरा भी एनर्जी नहीं बची थी, और इसी चीज की एडवांटेज डिएगो ने ली। जहां पर वो मैथ्यूज को ग्राउंड में लेके जाता है, वो उसे बुरी तरह से ग्राउंड एंड पाउंड करता है, और आई थिंक राउंड 3 के सिर्फ 9 to 10 सेकंड्स बचे थे, जहां पर डिएगो फेरेरा लगातार मैथ्यूज रेबेस्की के ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करते रहता है, और रेफरी को ये फाइट स्टॉप ही करनी पड़ती है, क्योंकि मैथ्यूज रेबेस्की के पास जरा भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो इन पंचेस को डिफेंड भी कर पाए। तो ओवरऑल डिएगो फेरेरा का एक काफी अच्छा कमबैक, जहां पर मैथ्यूज रेबेस्की इससे पहले यूएफसी में जो उसने 2 फाइट्स की थी उसमें काफी अमेजिंग विन से आ रहा था, बट यहां पर डिएगो फेरेरा ने उसे स्टॉप कर दिया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जहां पर सिर्फ ये फाइट 12 सेकंड्स तक चली है। कार्लोस अल्बर्ग अलोंसो मैनीफील्ड को नॉकआउट कर देता है, और आई डोंट नो मैनीफील्ड का यहां पर क्या गेम प्लान था, क्योंकि जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो बिना कुछ सोचे समझे एकदम से कार्लोस के ऊपर रश कर जाता है, और वो इतने ज्यादा मोमेंटम में होता है कि जैसे ही कार्लोस अपने पाथ से हटता है तो अलोंसो मैनीफील्ड केज के साथ अपने हेड को क्रैश कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम कार्लोस अल्बर्ग को देखें तो वो काफी अच्छे वे से बैक डाउन हुआ, और जैसे ही अलोंसो मैनीफील्ड केज के साइड टकराया तो कार्लोस अल्बर्ग इस अपॉर्चुनिटी को सीज करता है, अपने लगातार पंचेस को थ्रो करते रहता है, जिसमें मोस्ट ऑफ देम कनेक्ट भी हो रहे थे, और यहां पर एंड में कार्लोस अल्बर्ग एक और बिग लेफ्ट हुक को थ्रो करता है जो अलोंसो मैनीफील्ड को नॉक डाउन कर देता है। और क्योंकि जब वो नीचे गिरा तो उसके आईज रोल बैक होगी, उसे देखने में लग रहा था कि वो काफी हर्ट हो गया है, इसीलिए रेफरी स्टेप इन कर जाता है और ये फाइट ओवर हो जाती है। आई टोल्ड यू गाइस, कार्लोस अल्बर्ग के पीछे अभी हाइप जनरेट हो रही है, वो अपनी फाइट्स को फिनिश करता आ रहा है, और अब इस विन के बाद आई डू थिंक कि कार्लोस अल्बर्ग को टॉप 10 का फाइटर भी मिल सकता है। तो लेट्स सी कार्लोस अल्बर्ग के लिए क्या नेक्स्ट है। और अब मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट, यहां पर वॉकिम बकली एक काफी अमेजिंग विन लेता है, जिधर वो शॉर्ट नोटिस में फाइट करने के बाद भी नसरुल्तान रोज़िबोएव को एक डोमिनेटिंग वे से बीट कर देता है। अब वॉकिम बकली इस फाइट में पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं था, बट उसने काफी अमेजिंग फाइट की है, जहां पर फुल 3 राउंड्स क्रेजी मूवमेंट को दिखाना, माइक टाइसन की तरह फाइट करना, जहां पर वो अपने दोनों गार्ड्स को ऊपर रख रहा था, वो अपने हेड को डिप कर रहा था, और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो रोज़िबोएव के ऊपर अपने हुक्स को कनेक्ट कर रहा था। बट सबसे अमेजिंग बात यहां पर ये कि जब भी बकली को अपॉर्चुनिटी मिली वो हर बार नसरुल्तान रोज़िबोएव को ग्राउंड में लेके गया। इस पूरी फाइट में रोज़िबोएव को काफी प्रॉब्लम हुई बकली को रीड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मूव कर रहा था, और यहां पर मेरी ओपिनियन में रोज़िबोएव ने एक जरा भी अच्छी फाइट नहीं की, क्योंकि इस पूरी फाइट में उसने अपने साइज और रीच के एडवांटेज ही नहीं ली। वो बेसिकली बकली को रश कर रहा था, और बिना किसी टेक्निक के वो सिर्फ चाह रहा था कि वो बकली को नॉकआउट कर दे, बट काफी स्मार्ट वे से बकली उसे बार बार ग्राउंड में लेके गया। और फीट में भी अगर बात करें तो वो रोज़िबोएव से काफी फास्ट रहा। यहां पर एक दो मोमेंट्स ऐसी भी आई थी जहां पर रोज़िबोएव ने बकली को हर्ट कर दिया था, बट जैसे मैंने पहले कहा वो सिर्फ रश करने का देख रहा था, बल्कि उसे चाहिए था कि वो टेक्निकल होके थोड़ी सी फाइट करे, वो टाइमिंग के साथ अपने पंचेस को कनेक्ट करने का देखे, बट उसने इस पूरी फाइट में ऐसा नहीं किया। उसने अपने ना तो जैब को थ्रो किया, जो मुझे लगता है कि बकली के स्टाइल के लिए काफी बेस्ट होता। वॉक इन बकली एक काफी एक्सप्लोसिव फाइटर है, और ये चीज हम उसकी राउंड 3 में भी देख सकते थे, जहां पर रोज़िबोएव उसके ऊपर राइट पंच को थ्रो करने की ट्राई करता है, बट एकदम से रोज़िबोएव को काउंटर करते हुए वॉक इन बकली उस पर एक्सप्लोड करता है अपने राइट और लेफ्ट हुक से, जो रोज़िबोएव को स्टन कर देते हैं, और फिर एक और लेफ्ट हुक के बाद रोज़िबोएव नॉकडाउन हो जाता है। ग्राउंड में भी बकली ने काफी अच्छी फाइट की है, जहां पर उसने सिर्फ रोज़िबोएव को होल्ड नहीं किया है, बल्कि उसने काफी अच्छे ग्राउंड में भी पंचेस को थ्रो किया है, और मेरी ओपिनियन में वॉक इन बकली ने नसरुल्तान रोज़िबोएव को हर एक जगह डोमिनेट किया है। तो ओवरऑल एक काफी अमेजिंग विन, वो भी शॉर्ट नोटिस में लेना अगेंस्ट रोज़िबोएव, जो एक काफी डेंजरस फाइटर था, बट ये परफॉर्मेंस शो करके वॉक इन बकली ने काफी लोगों को अमेज किया है, और इसके बाद तो डेफिनेटली वॉक इन बकली को टॉप 10 रैंक का
का फाइटर मिलने वाला है। और जस्ट मुझे अभी याद आया कि वॉकिन बकली ने कॉनर को भी कॉल आउट किया, जो लेट्स बी ऑनेस्ट काफी क्रिंज कॉल आउट था और सबको पता है कि उसे ये फाइट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि वॉकिन बकली कैसे परफॉर्म करता है वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप 10 के अगेंस्ट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी मेन इवेंट की, जहां पर वंस अगेन डेरिक लुइस अपनी फाइट को विन करता है बाय नॉकआउट और इस बार वो रॉड्रिगो नेसिमेंटो को नॉकआउट करता है। ये डेरिक लुइस की एक काफी हार्ड विन थी, जहां पर हमें ये भी देखना होगा कि वो अब ओल्ड भी हो रहा है, वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स का हो चुका है। और यहां पर मैं उसकी विन को एक हार्ड विन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड्स में डेरिक लुइस ग्राउंड में गया, उसने क्लिंच वर्क किया है, वो थोड़ा सा गैस आउट भी दिख रहा था और फाइट में ऐसा लगने लगा था कि अब रॉड्रिगो नेसिमेंटो अपने मोमेंटम को पकड़ रहा है और डेरिक लुइस का मोमेंटम थोड़ा डाउन जा रहा है। तो आने वाले जो 3 राउंड्स हैं वहां पर रॉड्रिगो नेसिमेंटो डेरिक लुइस को पूरी तरीके से टाइड आउट करवा देगा और बेसिकली उसे फिनिश कर देगा। पहले की 2 राउंड्स में अगर हम देखें तो रॉड्रिगो नेसिमेंटो ने डेरिक लुइस के काफी अच्छे पंचेस को ले लिया था और इन बिग पंचेस से टैग होने के बाद भी वो डेरिक लुइस को पुश कर रहा था, उसके साथ क्लिंच कर रहा था, उसे ग्राउंड में लेके जा रहा था। तो डेफिनेटली ये फाइट उसकी तरफ स्विंग कर रही थी। बट फिर आता है राउंड 3 जहां पर डेरिक लुइस उसे नॉकआउट कर देता है। डेरिक लुइस की एक बात माननी पड़ेगी कि वो इतना एथलेटिक नहीं है, बट स्टिल अगर हम उसकी फाइट्स को देखें तो लास्ट राउंड तक उसके पास पावर रहती है किसी भी ओपोनेंट को नॉकआउट करने की। और एग्जैक्टली इस फाइट में ऐसा हुआ जहां पर डेरिक लुइस गैस आउट दिख रहा था, बट जैसे ही राउंड 2 खत्म होने के बाद उसे जो ब्रेक मिली, उसके बाद जो उसने राउंड 3 को स्टार्ट किया है, वहां पर वो स्टार्टिंग से ही नेसिमेंटो के ऊपर ट्राई कर रहा होता है बिग पंचेस को लैंड करने का और फाइनली उसे ये चांस मिलता है जहां पर वो ओवर द टॉप एक परफेक्ट राइट पंच को कनेक्ट करता है, जो ऑब्वियसली रॉड्रिगो नेसिमेंटो नहीं ले पाएगा, वो नॉकडाउन हो जाता है और फिर बिग ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के बाद ये फाइट ओवर हो जाती है। इस फाइट ने हमें शो कर दिया कि डेरिक लुइस के पास स्टिल पावर है जिससे कि वो किसी भी फाइटर को बीट कर सकता है, बट ऑब्वियसली अब उसके लिए फिर से टॉप 5 में आना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो न्यू जनरेशन के हैवीवेट फाइटर्स हैं जो शेप में दिखते हैं और एथलेटिक हैं, बट डेफिनेटली डेरिक लुइस बाकी फाइटर्स को बीट कर सकता है और हमेशा की तरह ये अमेजिंग रहता है डेरिक लुइस को विन करते हुए देखना। ऑल्सो डेरिक लुइस की सेलिब्रेशन काफी टॉप नॉच रहती है, जहां पर इस बार भी उसकी सेलिब्रेशन बहुत ही यूनिक थी, तो डेफिनेटली डेरिक लुइस को देखने में मजा आता है। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये कार्ड एक गुड कार्ड था, जहां पर रिसेंटली जो हम फाइट नाइट कार्ड्स देखते आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थे, बट इस कार्ड ने डेफिनेटली थोड़ा सा स्टैंड आउट किया। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।